अष्टम। तो सुन, अब हमें पढ़ना है भविष्यत काल। भविष्यत काल के लिए सूत्र बनाया लिट शेषे च। पाणिनि जी कह रहे हैं कि लिट लकार का विधान कहाँ किस अर्थ में होगा। सूत्र बनाया शेषे लिट च, शेष में लिट लकार होगा। अरे भाई क्या शेष? तो उसकी व्याख्या ऐसे की है कि देखो, लिट शेषे च, इस सूत्र से पहले जो सूत्र तुमुल नवलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र पढ़ा गया। तो क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते भविष्यत अर्थ में तुम और नमुल प्रत्यय का विधान पहले कर दिया। कृदंत की बात है ये। उसके बाद लिट से इसे रचा। इसलिए इसका सूत्र शेष पद की व्याख्या लिखी जा रही है भविष्यत अर्थात धातो हो। धातु का यदि भविष्यत अर्थ है, भविष्य काल को कह रहा है, ऐसे धातु से लिट हो जाता है। और शेष वाली भी व्याख्या भी आ रही है, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। क्रियार्था क्रियायाम सत्याम, क्रियार्था क्रिया या तो हो उपपद में हो या क्रियार्था क्रिया उपपद में न हो। यानी क्रियार्था क्रिया या तो हो रही हो या क्रियार्था क्रिया नहीं हो रही हो। क्रियार्था क्रिया क्या है? क्रियार्था क्रिया कहते हैं जब हम एक क्रिया को संपन्न करने के लिए दूसरी क्रिया करते हैं। जैसे सह पठनस्य कृते गच्छति, सह पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। तो पढ़ना क्रिया एक क्रिया है, जाना क्रिया दूसरी क्रिया है। पठन क्रिया को संपन्न करने के लिए गमन क्रिया कर रहा है। तो एक क्रिया की पूर्णता के लिए दूसरी क्रिया, इसे कहते हैं हम क्रियार्था क्रिया। क्रियार्था क्रिया उपपद रहते तुमुन प्रत्यय भी होता है। जैसे मैं भी प्रयोग किया, सह पठितुम गच्छति, खेलितुम गच्छति, स्नानार्थम गच्छति, है सह दर्शनार्थम गच्छति। देखो कितना गमन क्रिया किन किन के लिए वो कर रहा है। तो क्रियार्था क्रिया के पर ये लिट लकार अद्भुत है। क्रियार्था क्रिया उपपद हो या ना हो, दोनों प्रकार की कंडीशन में आप लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ये समझाने के लिए कि कहाँ तो क्रियार्था क्रिया में केवल तुमुन का प्रयोग होगा और लिट लकार का प्रयोग कैसे आप दोनों स्थिति में कर सकते हो। क्रियार्था क्रिया या तो वो कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। तो देखो ये पहला वाला है क्रियार्था। देखो सामान्य भविष्य अर्थ में लिट लकार होता है, वो दो तरीके से समझना। क्रियार्था क्रियायाम सत्यामपि लिट लकारस्य प्रयोगः भवति, क्रियार्था क्रियायाम असत्यामपि लिट लकारस्य प्रयोगः। ठीक है, क्रियार्था क्रिया जैसे हो रही हो और भविष्यत अर्थ है सह पठिष्यति इति गच्छति, वो पढ़ेगा इसलिए जा रहा है। आप ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ क्रियार्था क्रिया हो रही है, ठीक है। और क्रियार्था क्रिया होने पर आप तुमुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, नबुल का प्रयोग कर सकते हैं। तुमुल नबुल क्रियार्था क्रिया है। जैसे सह पठितुम गच्छति, ये भी कर सकते हो। सह पाठको गच्छति, ये भी कर सकते हो। ध्यान रहे ये वाला जो नवुल है, ये नवुल त्रिचौ वाले से अलग है। अरे बच्चा कृदंत पढ़ा है? थोड़ा कृदंत पढ़ा है भी? हाँ, क्यों नहीं कृदंत अभी नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए थोड़ा है, क्योंकि धातु से धातु प्रकरण को पढ़ने के बाद, क्योंकि इन धातुओं से 18 प्रत्यय जो लगते हैं, तिप्तस जी सिप्तस था, वो तो इस भुआदि प्रकरण में इधर बताए हैं। लेकिन अभी इन धातुओं से लगने वाले लगभग 127 प्रत्यय बचे हुए हैं इनसे अतिरिक्त, जो कि कृदंत जो कृत कहलाते हैं, वो अवश्य पढ़ने चाहिए। इसके पश्चात मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी रिकॉर्ड कर दिया है, वहाँ पर पूरे कृदंत को विधिवत, पूरे तद्धित को विधिवत, प्रत्ययों को पढ़ना उस उधर से पढ़ सकते हो, हर कोई समझ जाएगा उससे, है ना। बड़े विस्तृत रूप में रिकॉर्ड किया है।
तो चल, तो तुमुन है, ये णबुल है, क्रियार्था क्रिया में होते हैं ये। तो स पठिष्यति गच्छति, स पठितुम गच्छति, स पाठको गच्छति, सबका एक ही अर्थ है, सबका एक ही अर्थ है। वो अर्थ क्या है? बस वो पढ़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पर आपने क्रियार्था क्रियाम सत्याम में इतनी चीज देखी, लेकिन क्रियार्था क्रिया उपपद ना हो तब ये दोनों नहीं होते। बाकी लिट लकार तो वाकायदा होता ही है, और हम जो ज्यादातर जिस लिट लकार का प्रयोग करते हैं वो यही है। क्रियार्था क्रिया बिल्कुल नहीं है। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा बस, अब दूसरी क्रिया है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? क्रियार्था क्रिया मतलब जब एक क्रिया की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया की जाए। जैसे यहां पर पठन क्रिया की सिद्धि के लिए वो गमन कर रहा है, ऐसी कंडीशन यहां नहीं है। तो मतलब दोनों में आप कर सकते हो, इसलिए इसको बताया भविष्यत। यहां पर ऐसे ऐसे अलग अलग करना, भविष्यत अर्थात धातो हो, भविष्यत अर्थ में धातु से लिट स्यात् क्रियार्था क्रियायाम सत्याम। क्रियार्था क्रिया या तो हो रही हो, सत्याम माने विद्यमान, सत्याम वा। ठीक है, चल अब प्रक्रिया करना आरंभ करते हैं। भू लिट, यहाँ पर एक क्रियार्था क्रिया में हम नहीं, अभी तो वैसे ही सामान्य प्रक्रिया दिखा रहे हैं, वो तो वाक्य में आपको देखना पड़ेगा, पर आप इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। वो वाला प्रयोग कहाँ करते हो? आज सुने होगे, पहली बार ऐसा लिट लकार का भी प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ। उसमें एक बात और रहती है कि जब क्रियार्था क्रिया के लिए जब लगाया जाता है तो इति शब्द का प्रयोग जरूर बीच में होता है। इस नियम को जरूर देखना है। तो भाई ये चल आजा, अब तो प्रक्रिया करते हैं। तुम्हारा तो काम अभी इससे चलता है ज़्यादा, इस प्रक्रिया से। क्यों मनीष? बस ये समझ में आ गया तो ठीक है। तो भू लिट, लिट का बचेगा ल, भू ल, लट के स्थान पर हो जाएगा तिप। यहाँ पर कुछ एक प्रकार का विचार और किया है उच्च ग्रंथों में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज मैं उसे पढ़ रहा था परिभाषेंदु शेखर में। यहाँ पर यह है कि भूल ऐसी स्थिति होने पर दो सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। एक तो तिप्तजी सिप्तस्था में बजे जो सूत्र है, जो अष्टादश प्रत्ययों का विधान करता है, वो लकार के स्थान पर तिवादियों का विधान करता है। वो सूत्र कहता है लस्य तिवादयः, लकार को तिवादी होते हैं, तो सूरज वो प्राप्त है। ठीक है। और शताश्री शतासी लिरी लुटो हो, धातु से स्य और तासी प्रत्यय होते हैं। क्या परे हो? लरी लुटो हो परतः, लरी या लुट परे हो। ठीक है, तो लरी मतलब आपने पढ़ाई है, लिंग लिटोर ग्रहणम, तो लिट लकार है तो वो भी प्राप्त है। अब दोनों में से कौन सा हो भाई? क्यों जी, निर्णय करना पड़ेगा ना। तो दोनों में से कौन सा हो? तो तब कहा जाता है कि जी कि यहाँ पर सबसे पहले लट के स्थान पर तिप होगा। कि क्यों? क्योंकि तिप्तजी इत्यादि जो सूत्र है वो पर में कुछ मांगता नहीं है, बस लस्य तिवादयः करता है। जबकि शताश्री लिरी लुटोह को पर में चाहिए, तो पर निमित्तक जो कार्य होता है वो बहिरंग होता है। अपर निमित्तक, जिसको पर में कुछ निमित्त नहीं चाहिए, वो अंतरंग होता है। इसलिए अपर निमित्तक कार्य हुआ कौन सा? तिप्तजी सिप्तस्थ सूत्र। इसलिए लस्य तिवादयः पहले होगा, स्यतासे लिटो ऐसे सूत्र पश्चात प्रवृत्त होंगे। ये प्रक्रिया में हमेशा ऐसे करना है, प्रक्रिया की शुद्धि के लिए। समझा बच्चा? चल देखो, हम बहुत छोटे छोटे स्टेप भी आपको बताते चलते हैं कि जहाँ पर तुम्हें शायद विचार किया हो या ना किया हो, या तुम्हारे साथ कोई भविष्य में और भी विचार करे, तो आपको कदाचित स्मरण रह जाएगा, तो ऐसी बातों को कह पाओगे। ठीक है। अरे शिवम को कहाँ छोड़ा यार, उसे लाता क्यों नहीं? क्यों? ये शिवम और गौरव जोशी हुए तो पटरी से ही उतर गए हैं। अरे हैं यूथ फेस्टिवल में तो है, यूथ फेस्टिवल की महिमा क्या, एक महीने बाद क्या, मतलब अब 10 दिन बाद क्या होगा यूथ फेस्टिवल का? कुछ भी नहीं, साल भर कुछ नहीं होना है।
ये तो लॉन्ग टर्म का निवेश है ना, ये करना तो जो आगे तक के लिए फ़ायदेमंद है। तुम जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे, जब भी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, तो दो चार बातें जब तक उसे नहीं बताओगे तब तक कैसे तुम्हारा जैसे क्या कहते हैं इम्प्रेशन पड़ेगा। अब सर्वज्ञ भूषण जी हमें क्यों जानते हैं? दरअसल वो बहुत लाखों लोगों से मिलते हैं। हमें कैसे पहचाने? हमारा एक सिद्धांत है, हम जैसे भी जिस व्यक्ति के साथ में मिलते हैं ना, जैसे हम किसी शास्त्रज्ञ के साथ मिल रहे हैं, हम उसे शास्त्र चर्चा करते हैं और ऐसे पॉइंट पर ला करके खड़ा कर देते हैं कि वो भी सोचने को मजबूर हो जाए कि अरे ये कुछ बात तो है। वो हमें तो शायद भूल सकता है लेकिन अपनी उस शास्त्र की बात को नहीं भूलेगा, इसलिए उसके सहारे वो हमें याद रखेगा। ठीक है ना? तो जब कभी हमें कोई शास्त्र, कोई महात्मा, कोई मिलता है ना, मैं अपने छात्रों से हमेशा कहता हूँ जब साथ में होते हैं कि जब कोई नया व्यक्ति आए कि चलो इसको ये चीज़ सुनाओ, तो उससे वो याद रखेगा अरे इसने ये चीज़ सुनाई थी, और तुम्हें भी एक कहने का अवसर मिलेगा, वो बात और दृढ़ हो जाएगी आपकी। तो हमने भी शाकुंतलम की बहुत सारी शंकाएँ सर्वज्ञ भूषण जी से की थी, तो तब उन्हें समझ में आया कि नहीं ये पठित हैं, औरों से इनमें अंतर है कुछ। इन्होंने ऐसी बात बताई जिनका मैंने अभी तक चिंतन नहीं किया। ठीक है ना? तो फिर व्यक्ति समझता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप लोग किसी, क्योंकि आप कैसे अपना प्रभाव छोड़े हुए, क्यों सूरज? कोई एकदम स्मार्ट व्यक्ति हो, अच्छे से रहता हो, बाल उसके, तो ठीक है। हम जैसे व्यक्ति तो बहुत स्मार्ट में नहीं आते हैं, क्यों? धोती कुर्ता में, सामान्य वेशभूषा में रहते हैं, कभी बाल कंघी अंगी भी नहीं करते, शीशा भी नहीं देखते तिलक लगाने के अलावा, कभी तो ऐसे ही तिलक लगा लेते हैं। तो भाई विद्या रूपम कुरूपाणाम लिखा ही है, तो विद्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो सारस्वत जी हम ती पहले ले आएंगे, से बाद में करेंगे। से कहाँ कहाँ होता है किन लकारों में? बोलो। लिट में और लिंग में, यही तो बताया था। तो ठीक है, भूष्यति। ती की कौन सी संज्ञा है? सार्वधातुक। श्य की स्यार्धातुक क्यों है? क्योंकि तिंगसित से भिन्न प्रत्यय है और धातु से विधान किया गया, इसको भी बोल साथ में ही। धात्वाधिकार विहित प्रत्यय है इस तृतीय अध्याय में जो आ रहा है। ठीक है? ये सब तीनों बात कहनी है। तो चल, इसलिए अब हम स्या साथ साथ में बलादी आर्धातुक भी है ना, उसको इडागम कर ले। आर्धातुक शेट बलादे, जब भी बलादी आर्धातुक मिल जाए, आर्धातुक शेट बलादे सूत्र भी हमने जस्ट पढ़ा है, लिट लकार में पढ़ा था है ना, तो उससे आप इट आगम कर लेंगे। इट आगम हुआ है स्या को, तो इट टित है, उसका आद्यव्यय बनेगा। माने कि इट को स्या का हिस्सा समझा जाए, न कि भू का। ठीक है? मैं छात्रावस्था में पढ़ता था, कहीं भी लिख देता था, कुछ समझ नहीं आता कि मैं बीच में बस घुसा दिया। इट ये नहीं पता चलता था कि वो भाई किसके घर का आदमी है, इधर वाले का है कि इधर वाले का है। क्यों सूरज? जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं जो छात्रावस्था में मुझे जो भ्रम रहे उनको मैं और अच्छे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इन्हीं मानसिक चीज़ों से गुजर रहे होगे, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि से भी कहा जाए। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कम इधर उधर लिखी हैं। तो चलो अब आगे। तो इट कर दिया, तो इट के बाद आप क्या कर दिए, इसे गुण भी कर लीजिए। कौन सूत्र है? सार्वधातुक आर्धातुक के, क्योंकि भू जो है अंग भी है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टदादि प्रत्यंगम के कारण भू भी अंग है, से भी अंग है। तो इसको कर लिया आपने गुण, सार्वधातुक आर्धातुक को इगंत अंग। जब भी किसी धातु में ई ऊ रील री ये मिलेगा, उसको आपको गुण कर देना है। सार्वधातुक आर्धातुक को गुण कर दिया तो भो ई श्यति, ओ को अब आदेश हो जाता है, संधि का काम है ये। तो भव ई श्यति मिला दो भाई, बन गया भविष्यति। अब आपको क्या करना है कि भैया ये भविष्य, ये इतना वाला एरिया तो हर जगह बनेगा भविष्य। यहाँ पर आपको स्या करना होगा, इट करना होगा, गुण और अव आदेश करना होगा है संधि में। तो भविष्य तो हर जगह बन जाएगा, बस अब प्रत्यय जोड़ते जाओ, धुआंधार रूप बनाते जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। भविष्यति तिपकति बसता है ना,
तो भविष्यति, ये याद किया है ना, तस आता है, फिर तस को जोड़ दे क्या बनेगा, और झी, झी को अंती करके जोड़ो, इसके बाद कौन प्रत्यय आता है, उसको जोड़ो, इसके बाद कौन प्रत्यय आता है, उसको जोड़ो, विसर्ग होता है ना, थोड़ा जोर से बोलो, हाँ, नहीं तो दोनों में अंतर नहीं कर पाओगे। इससे आगे वाला क्या है, उसको जोड़ दो, हाँ, भविष्य था, अकार रहेगा उसमें। आगे कौन प्रत्यय आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन चल रहा है ना, मी में। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ययादि सार्वधातुक है, या एक प्रत्यय है वर्ट के या से लेकर के झवें के या तक बन रहा है। ऐसा प्रत्यहार वाला यदि कोई प्रत्यय है, जैसे मिप प्रत्यय, मिप और वसमस वैसे ही हैं, जो कि य में आते हैं। य में कौन आएंगे, य व, य आ गया, यमगण में म आ गया है, तो म दो जगह है मिप और मस में, और वह इधर एक जगह है। तो इनके परे रहते जो ये अदंत अंग है ना, क्योंकि ये सार्वधातुक प्रत्यय है मी, तो ययादि सार्वधातुक, स्या आर्धातुक है लेकिन मी सार्वधातुक है, हम बताए ना अभी, इसलिए दोनों की संज्ञा पूछी थी मैंने, मी की इधर ती की अलग से पूछी थी और उधर स्या की अलग से पूछी थी, ठीक है। तो अब इधर दीर्घ कर दो, तो दीर्घ हो यहीं से, भविष्यामि, भविष्यावह बना लोगे ना, ये तो बहुत सरल है, ठीक है, कुछ बचा तो नहीं रहा। और क्रियार्था क्रिया किसे कहते हैं, मैंने उसे लिख दिया है इधर, हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब लोट लकार, कौन सा लकार है ये, लोट लकार का हमें कब प्रयोग करना है, इसके लिए उसके सूत्र के अर्थ को देखते हैं। सूत्रार्थ है विद्या, सूत्र है पहले लोट च, सूत्रार्थ होगा विद्याध्यर्थेषु धातोर लोट स्यात्, शायद इतना ही अर्थ लिखा है आपके मूल में, कुछ चीज मैंने जोड़ दी है। विद्यादि अर्थ हैं कौन, जिन अर्थों में लोट लकार होना है। विद्यादि अर्थ हैं विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, एषु अर्थेषु धातोर लोट स्यात्, इन अर्थों में धातु से लोट लकार होता है, ठीक है। तो कितने अर्थ हो गए रे, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, 6 अर्थ हो गए ना। एक अर्थ और बच गया, आशीषी लिंग लोटऊ, का कि ये लिंग लोट, मतलब लिंग के लिए भी अभी से बता दिया, और लोट के लिए तो खैर चल ही रहा है कि ये आशीषी अर्थ में और होते हैं, तो आशीर्वाद अर्थ और है एक 7वां अर्थ। तो कहने का मतलब है ये लोट लकार 7 अर्थों में होगा। विधिलिंग भी आगे आने वाला है, विधि, निमंत्रण, आमंत्रणाधीश, संप्रश्न, प्रार्थने, शुलिंग, ये सूत्र वहां देंगे, और लिंग उधर भी, तो मतलब लिंग भी 7 अर्थों में होगा। 7 अर्थों में लिंग लकार के लिए तो भाई डिवाइडेशन कर दिया है कि विधि के 6 अर्थ अलग कर दिए, उसके आशीषी के लिए आशीर लिंग एक साइड से कर दिया, समझे, वो विधि वाला आशी में नहीं प्रयोग होगा, आशी वाला अलग से कर दिया। ऐसे ही लोट में भी 2 डिवाइडेशन है भाई, एक विधि लोट, एक आशीर लोट। पर आशीर लोट के आगे चल के तुम अभी पढ़ने वाले हो कि 2 ही रूप बस एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं जो भवतात भवतात बनते हैं बस। भवतु के साथ भी भवतात है और भव के साथ फिर एक भवतात और है। तो ये जो है 2 रूप ही हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इनकी अलग से गणना करते भी नहीं हैं। नहीं तो जैसे लिंग के 2 भेद किए, विधि लिंग, आशीर लिंग, ऐसे यहाँ भी 2 भेद बिल्कुल हैं ही, विधि लोट, आशीर लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चल, अब ये तो कुछ पंडिताई वाली बात हो गई, अब कुछ प्रक्रिया वाली बात कर लें कि रूप कैसे बनने हैं, क्या है ये सब। तो देख, इसमें बहुत ही सरल है भाई, जो भवती बना लेगा ना, तो उसमें जो ई है लास्ट में, भवती में ई, जितना को भवती, भवता, भवंती, भवती में ई आया, फिर ई कहाँ आया, भवंती में आया, भवसी पे भी से क्यों चला गया,
भवंती में आया, फिर कहाँ आया, जहाँ जहाँ ई आ रहा है उन्हें एक साइड में पकड़े रहो, ठीक है। हाँ, रूप सिद्धि के लिए आप ये कर सकते हो, लोट लाओ, लट तिप सप, और यहाँ तक भवती तक तो वही कर लीजिए ना, जो वहाँ किया था वो यहाँ के है, सेम चीज। बस इस सूत्र को याद रखना है, ए रूह, क्या सूत्र है? सूत्र का अर्थ है लोट इकारस्य उह स्यात्, लोट में मुझे कहीं इकार दिख जाएगा उसे ऊ बना दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ई को बना दिया ऊ, तो रूप बन गया भवतु। क्या रूप बन गया? भवतु है विधि, विधि लोट। आशीर लोट के लिए अग्रिम सूत्र बताया, तुह्योष तातंग आशिष्यन्यतरस्याम, ठीक है। सूत्रार्थ होता है आश, देखो इसको अलग अलग समझो, तुहियो हो, तुहियो हो, तू प्लस ही है, तू को और ही को षष्ठी का रूप है, तुहियो हो। तातंग, तातंग है, ये दो नकार हैं, ये संधि का काम हो गया है। संधि बता सकता है? तातंग आशिष्य, ये दो न कैसे आ गई? कौन सी संधि हो गई? बोल बोल बोल, सही बोल रहा है। हाँ, नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम, आगम संधि है वो। प्रत्यंग प्लस आत्मा, डबल नकार, प्रत्यंग आत्मा, सुगर्णी सह सन्नच्युतः, ठीक है। संधि मत भूल जाना भाई। अरे बच्चा, संधि व्याकरण का 60% हिस्सा है। मैं आज सुबह भी बता रहा था इसकी क्लास में, जो संधि नहीं जानता ना, जिंदगी भर कितना भी व्याकरण पढ़ पढ़ के मर जाए, सीख नहीं पाएगा व्याकरण को कभी। संधि पर तो हमेशा कमांड रखो, ठीक है। संधि तुम जानते हो ना, मतलब 60% व्याकरण जानते हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है रोहित। हाँ, संधि पर विशेष, इसलिए हम सुबह संधि की चला रखे हैं इसीलिए। और तू संधि में जरूर आया कर, आज जैसे रह गया ऐसे रहना नहीं है। जब तू यहाँ पर है तो तुझे आना है, सोता रह जाता है, बता सो गया था ना। हाँ, जल्दी जगा कर, तू ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग नहीं कर रहा है, चल करने लग जाएगा, अभी बच्चा है। नहीं तो तेरे इसके लिए मुर्गा ले आना रे नीचे से, वो इसे जगा दिया करेगा, विशाल है ना एक। हाँ, तो चल भाई, अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो, तुहियो हो, तातंग आशिषी, आशिषी प्लस अन्य तरस्याम, सूत्र का पद अच्छे से समझ में आ गया। आशिषी मतलब आशीर्वाद अर्थ में ही, आशिषी अर्थे। तुहियो हो, तू और ही को, तू तो आएगा भवतु में, और ही अभी सिप के स्थान पर ही होगा, वहां आएगा, है मध्यम का एक वचन। इनको अन्य तरस्याम, तातंग अन्य तरस्याम होता है। अन्य तरस्याम मतलब आप विकल्प से कर सकते हो। तो भैया आशीषी क्या होता है, उसका अर्थ लिख दिया है, इष्टस्य प्राप्ति इच्छायाम। आशीर्वाद में ही तो होता है कि आशीर्वाद दे दिया मतलब उस इष्ट की प्राप्ति हो जाए, क्यों? तो तुहियो तातंग वा स्यात्। अब ये तातंग बैठेगा कहाँ, ठीक है। तो क्या लिखा रही आगे, परत्वात् सर्वादेशा, मतलब कुछ गड़बड़ लिख गया है, क्यों रे, क्या पंक्ति है ये? परत्वात् सर्वादेशा, इसको समझ, इसके लिए यहां पर लिखा है, इसका विवरण थोड़ा लिखना पड़ा है। कहने का मतलब है भाई, ये देखो, परत्वात् सर्वादेशा का तात्पर्य समझिए। तातंग है ङित, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इसकी विधिवत चर्चा आई है, ठीक है। मैं थोड़ा उस चर्चा को थोड़ा सा बताता हूं। सारस्वत जी, अब बात यह है कि तू को हमें करना है तातंग। तातंग कैसा है? ङित है। तातंग क्या है? तो जो ङित आदेश होते हैं वो तो ङिच्च की सहायता से अंत्यल को होते हैं। जैसे हमने अवंग किया था, अवंग स्फोटाइनस पर, तो उसको क्या किया? अंत के स्थान पर किया। हमने यहां पर क्या किया है कि पूरे तू के स्थान पर तातंग कर दिया, जबकि हमें चाहिए तो भाई रूल, ङिच्च का रूल ये कहता है कि जो आदेश ङित होते हैं उन्हें तो क्या करिए? अंत के स्थान पर करिए। तो ऊ के स्थान पर तातंग होना था, लेकिन यहां क्या किया?
अनेकाल सित सर्वस्य इस सूत्र की सहायता से क्या कर दिया, पूरे तू के स्थान पर आदेश कर दिया, इसको कहते हैं सर्वादेश। तो यह सर्वादेश कर दिया, अंत्यादेश नहीं किया। बात को समझो रे। तू में दो चीज हैं, त और उ। पाणिनि जी का अपना नियम यह कहता है यदि कोई आदेश ङित है, नकारित संज्ञक है, तो वो अंत के स्थान पर बैठता है। तो यहां पर उसे जो है ऊ के स्थान पर बैठना चाहिए तातंग को, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे तू के स्थान पर तातंग बैठा है, तातंग का तात बचता है, ध्यान रखियो। ठीक है, वैसा क्यों? मूल में एक बात लिखी, परत्वात् सर्वादेशः, कहा कि परत्वात् सर्वादेश हो जाएगा। कहा कि परत्वात् का मतलब क्या है, तो मुझे पंक्ति गलत लिख रही है, क्या परत्वात्? कहा कि देखो भाई, ङिच्च सूत्र से अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र पर है, इसलिए परत्वात् सर्वादेश हो जाएगा। अष्टाध्यायी क्रम में आप देखोगे ना, तो उसमें कौन सूत्र पर है? अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र पर है ङिच्च की अपेक्षा, तो विपरीत से थे। पर भाई एक बात बताओ थोड़ा, कि परशास्त्र होगा कैसे? क्यों? क्योंकि भाई अपवाद शास्त्र तो पर से भी बलवान होता है ना, तो ङिच्च तो अपवाद है। ठीक है, इसलिए मूल में पंक्ति दी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, यद्यपि ङिच्च इत्यस्य अयम् अपवाद, याद है ना, तथापि है। हाँ, अरे तू यास में चली गई, ये वाली पंक्ति अलग है। अनगादिषु चरितार्थ, ये वाली बात अलग है। मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ दर्शा दिया है, देख सुन ले। ये बात को कहना क्या चाहते हैं कि देखो भाई, परत्वात् सर्वादेश का मतलब ये है कि तुहियो स्थाने तातंग विधीयति, तू और ही के स्थान पर तातंग का विधान किया गया है। अत्रायम प्रश्नो यत् ङिच्च इति सूत्रम, मैंने नंबर भी लिख दिया रे, ङिच्च इति सूत्रम अनेकाल सित सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवाद सूत्रम वर्तते। ये तो अपवाद सूत्र है। अपवाद सूत्रम ही परसूत्रापेक्षया परनित्यंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय इति परिभाषया तातंगादेशः तुहियो उकार इकारयो स्थाने स्यात्। तू के इकार और इकार है, उकार के स्थान पर होना चाहिए था। तो कथम मूले लिखितम परत्वात् सर्वादेशः इति, तो ये परत्वात् सर्वादेश लिख कैसे दिया, जबकि अपवाद तो पर से भी बलवान होता है। तो इसका मतलब देखो, ये समझना तुम जो है, वहां पर वैसे वो सब चीज लिखी है। पाणिनि जी जहां पर जिस भी अपने आगम या किसी प्रत्यय को ङित करते हैं, ङित क्या करते हैं, मतलब नकार अनुबंध यदि पाणिनि जी करते हैं, वहां नकार अनुबंध के दो प्रयोजन पाणिनि जी बताते हैं। एक तो नकार अनुबंध का प्रयोजन है अंत्यादेश होना। ध्यान से सुने, पंक्ति समझ में नहीं आती है छात्रों को, अध्यापकों को भी नहीं आती बहुत बार। ङित के दो प्रयोजन हैं। मुझे अलग कौमुदी बतानी थी, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं, पर आप लोग सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए, वो एक फलाहार की तरह काम करेगा। ठीक है, हाँ। ङित के दो प्रयोजन हैं। एक तो ङिच्च जैसे सूत्र जो अंत्यादेश विधान करते हैं, ये एक प्रकार का प्रयोजन है। इसके अलावा ङितकरण के और भी प्रयोजन हैं। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे गुण वृद्धि निषेध, एक पाणिनि ने सूत्र बनाया किंगिति च, वो क्या कहता है, कित गित गित प्रत्यय निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि, तो एक लक्षण गुण वृद्धि निषेध, ये दूसरे प्रकार के प्रयोजन है। एक आगे चल के करेंगे जो है वो संप्रसारण करते हैं। संप्रसारण भी कितगित को, संप्रसारण उधर कितगित प्रत्ययों के पर रहते संप्रसारण विधान किया गया, कहीं पर गुण विधान किया है ना। तो ये जो कार्य हैं, तो भाई ङित का प्रयोजन तातंग वाले स्थल पर, तातंग वाले स्थल पर जो ङित का प्रयोजन है वो आगे चल करके संप्रसारण इत्यादि होना है।
हालांकि ये भवतात वगैरह में इधर संप्रसारण की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस धातु में वैसी योग्यता ही नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ोगे वस्कांतौ धातु, उसका रूप बनाओगे उष्टात, तो वहां पर आपको संप्रसारण के लिए ये चाहिए कि वो उसमें ङित चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, बहुत जगह गुण वृद्धि युतात वगैरह में गुण वृद्धि निषेध के लिए आवश्यक है तातंक को ङित होना। तो भाई सुनो, जहां तातंक का प्रयोजन अंत्यादेश होना है केवल, वहां पर तो वो अनेकाल से सर्वस्य को बाधेगा, जैसे अवंग करते समय बाधा, ठीक है। लेकिन जहां पर ङितकरण का प्रयोजन संप्रसारण करना है, गुण वृद्धि निषेध करना है, क्योंकि अब ये प्रयोजन ही अलग हो गया, ऐसे स्थल पर तो परत्वात् सर्वादेश ही हो जाएगा। ऐसे स्थल पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर उत्सर्ग और अपवाद में भी समान बल हो गया। उत्सर्ग माने अनेकाल से सर्वस्य सूत्र, ङिच्च अपवाद सूत्र, इन दोनों में क्या हो गया? इसलिए मूल में लिखा है इह उत्सर्ग अपवादयोरपि संबलत्वात्। यहां पर उत्सर्ग और अपवाद सूत्र भी संबल वाले हो गए। क्यों? क्योंकि ङित का प्रयोजन सर्वादेश अंत्यादेश के अलावा और भी है। तो जब दोनों समान बल वाले हो गए, तो जहां समान बल हो जाता है, जहां तुल्य बल हो जाता है, वहां तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। इसलिए ङिच्च सूत्र 1-1-53, ये 1-1-55, इसलिए ये 55 वाला सूत्र लग गया, सर्वादेश हो गया। तो तू के स्थान पर, पूरे के स्थान पर तातंक कर दीजिएगा, रूप क्या बन जाएगा? भवतात। ठीक है, ये यहां तक की पंडिताई वाली बात हो गई। अब कल केवल प्रक्रिया वाली बात है इसकी, इसे समाप्त कर लेंगे। अब सायंकाल हो रहा है, दिन जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो पहुंचिए, फिर कल मिलते हैं। हर हर महादेव। हैं जब भी क्लास नहीं